झारखंड का मुख्यमंत्री बेचारा कौन सा आदतन अपराधी है? किसको किया कुछ? वो भी तो कुछ का नहीं ना किए हैं। तो ये सब गलत परंपरा का विकास हो रहा है ना देश में। देखिए ये आपको कह रहे हैं भारतीय राजनीति का वायरस ही ना, इंडियन पॉलिटिक्स का वायरस है। इससे अच्छा तो आप लालू जी को मानिएगा ना, कम से कम क्या आरोप लगा तो इस्तीफा देके जेल गए। आप सब नेता को मानिएगा ना, लेकिन इस आदमी ने क्या ट्रेंड विकसित कर दिया। अब कोई भी इस्तीफा नहीं देगा जी, ध्यान रखिएगा। अब कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा ना और उस पर कितना बड़ा चार्ज लग जाएगा ना, तो चल जाएगा जेल ऐसे ही, कहे कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। कोर्ट का पहले जिम्मेवारी क्या बनता था कि आप उनसे इस्तीफा ले लेता, कि आप इस्तीफा दे दीजिए, और ठीक है अगर आप एकदम बढ़िया से बाइज्जत बरी अगर हो गए तो फिर आप ग्रहण कर लीजिए पद। तो ये क्या हो गया, ये गलत परंपरा का विकास हुआ। अब कल को डेट में कोई भी मुख्यमंत्री पर अगर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, पुलिस उसको अरेस्ट करके जेल ले जाती है, वो कहेगा कि हम जेल से सरकार चलाएंगे। नहीं कहेगा? कहेगा ही। तो ये तो हमने गलत परंपरा विकसित कर दिया ना। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये आदमी ये वायरस है। देखिएगा देश को ये वायरस में लगा देगा। गलत परंपरा एक बार विकसित है। देखो कहानी आप लोग पढ़े होंगे, हार की जीत, बाबा भारती, है ना। बाबा भारती ने वही, हाँ, घोड़ा, बाबा भारती ने घोड़ा दिखाया था घमंड से, लेकिन खड़क सिंह ने घोड़ा देखा था आश्चर्य से। क्लास 5-6 में शायद ये था, हम लोग पढ़े थे वहां पर बिहार बोर्ड में, है ना। तो उसमें जो है सो वो कह दिया कि बाबा आप तो साधु आदमी है, इतना बढ़िया घोड़ा आपको क्या होगा, कि हमको दे दीजिए, हम डाकू हैं, हम तो भागे होंगे तो हमको फायदा करेगा। तो ले तो नहीं गया उस दिन, लेकिन बाबा भारती डर गए कि यार हमारा घोड़ा इसके नजर में है, कहीं ऐसा ना हो कि चुरा ले। 3-4 महीना तक घोड़ा को टहलाने नहीं ले गए। लेकिन होता है कि बहुत दिन बीत जाता है तो आदमी कहता है अब तो हो गया, अब थोड़ा ना कुछ होगा। 6-7 महीना बीत गया, बस घोड़ा लेके घुमाने चल दिए। बस एक दिन बैठल था रास्ते में अपाहिज का भेष बना के, है ना, कंबल ओढ़ ले, मुंह दबले बैठल था। उसके बाद बोला कि हाथ दिया, बाबा रुक गए। बाबा को बोला कि बाबा इस अपाहिज अपंग की मदद करो, इसे छोड़ दो, इसे पहुंचा दो। तो बाबा सोचे कि अपाहिज है, अपंग है। घोड़ा रोक दिए, उसको बैठा लिया, चल दिए, घोड़ा चल पड़ा आगे। कुछ दूर जाने पर बाबा को झटका दिया, बाबा को घोड़ा से नीचे अपने लगाम हाथ में ले लिया। बोला बाबा अब आप जाइए घर, देख लीजिए हम ही खड़ग सिंह हैं, हम आपसे बोले थे ना कि एक दिन घोड़वा ले लेंगे, तो आज घोड़ा ले लिए, अब आप देखिए कि आपको क्या करना है। तो बाबा भारती तो उतर गए बेचारे। जब वो जाने लगा तो बाबा भारती ने कहा कि रुको, सुन जाओ। तो रुक गया, भाई क्या बात कह रहे हैं, रुक जाते हैं। तो कहा कि देखो घोड़ा तो हमसे ले लिए, घोड़ा देने का हम अब तुमसे बात भी नहीं करेंगे कि तुमको घोड़ा वापस करो, लेकिन तुमसे वो रिक्वेस्ट है। बोला क्या रिक्वेस्ट है? कि जिस प्रकरण के तहत, जिस घटना के तहत तुमने हमसे ये घोड़ा लिया है ना, ये घटना किसी के सामने चर्चा मत करना। भले कह देना कि हम मार के ले लिए थे, पीट के ले लिए थे, लेकिन ई मत कहना कि अपाहिज का भेष बना करके आम घोड़ा ले लिए। क्योंकि अगर ये तुम प्रकाशित कर दिए तो पूरा देश के लिए, पूरा विश्व के लिए ट्रेंड बन जाएगा। अब फिर कोई भी आदमी किसी राहगीर पर विश्वास नहीं करेगा। कोई करेगा? अब कोई भी आदमी को अगर मान लीजिए कहीं जा रहा है, तो उसको किसी को लिफ्ट देने में कोई दिक्कत है? दे सकता है, लेकिन वो डरता है कि क्या पता हमारे साथ धोखा हो जाए, क्या पता मेरे साथ ही कुछ गड़बड़ी हो जाए, है ना, हम ही को फंसा दे आदमी, हो सकता है ना। आदमी डरता है सब चीज से। तो क्या है, इसीलिए कहता है कि बुरा चीज का प्रभाव नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं तो लोग अच्छा चीज पर भी विश्वास करना बंद कर देता है। इससे बुरे लोगों को दिक्कत नहीं होता है, अच्छे लोगों को ही परेशानी होती है कि उन पर कोई विश्वास नहीं करता है, बुराई इतनी बढ़ जाती है कि। तो अगर इन्होंने एक ट्रेंड विकसित कर दिया, इतना दिन से ये जेल में बैठे हुए थे और इन्होंने नहीं दिया इस्तीफा, रिजाइन नहीं किया इन्होंने और आ गए फिर, तो ये तो एक ट्रेंड बन जाएगा ना। अब कोई भी होगा वो क्या करेगा, जो भी होगा वही करेगा कि ठीक है हमको इस्तीफा लग गया, हम जेल गए हैं, हम इस्तीफा नहीं देंगे, अब फिर जेल से आएंगे अपना सरकार चलाएंगे। तो ये ट्रेंड गलत विकसित हो जाएगा, ये गलत प्रक्रिया विकसित हो जाएगी। और कोर्ट का देखिए, कोर्ट कह रही है कि हम अंतरिम अमानत जमानत दे रहे हैं। तो जब अंतरिम जमानत आप दे रहे हैं, वो भी किस लिए दे रहे हैं? चुनाव प्रचार के लिए दे रहे हैं कि हमको चुनाव में प्रचार कर रहा है। तो अगर यही आधार है तो फिर आप हेमंत सोरेन को काहे नहीं दे रहे हैं?
क्यों उनको बिठा कर रखे हुए हैं? इसलिए ना कि हेमंत सोरेन थोड़ा कम बोलते हैं। हेमंत सोरेन बेचारे नौटंकी कम कर रहे हैं, उनके पक्ष में नौटंकी करने वाले लोग देश में कम हैं, इसलिए आप हेमंत सोरेन को जेल में रखे हुए हैं। हाँ, आदिवासी है बेचारा, उसके लोग कम हैं, तो आप उसको जेल में बिठा कर रखिएगा। आज जो नौटंकी कर रहा है, जो नौटंकी करने में माहिर है, जिसके लोग दिल्ली में रोज हंगामा कर रहे हैं, आपने उसको बेल दे दिया। तो अगर इसी ग्राउंड पे बेल देना है तो आप सबको बेल दीजिए, अब बेल दे करके ला दीजिए बाहर। सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को ये समझना पड़ेगा कि देश में न्यायिक संप्रभुता नहीं है, जुडिशियल सुपरमेसी हमारे देश में नहीं है कि जुडिशरी को जो मन में आएगा सो करेगी। जुडिशरी को भी अपने निर्णय को संभल करके देना पड़ेगा, और संभल करके देना पड़ेगा। कहीं कि हम अगर बात कर रहे हैं कि सरकार निरंकुश होगी, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आने वाले दिन में न्यायपालिका ही निरंकुश हो जाए, जुडिशरी ही एब्सोल्यूट हो जाए। और ये स्थिति भी ठीक नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो बाबा साहब अंबेडकर अपने संविधान में लिखे होते कि भारत में न्यायिक संप्रभुता होगी, लेकिन नहीं लिखा। भारत के संविधान में ना तो न्यायिक संप्रभुता है और ना भारत के संविधान में संसदीय संप्रभुता है। दोनों को कंट्रोल करने का प्रयास किया गया है कि दोनों में से कोई ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए, कि अगर ओवर कॉन्फिडेंस में आएंगे तो दोनों ही स्थितियां देश के लिए ठीक नहीं होंगी। दोनों लोग, सरकार को भी और न्यायपालिका को भी ये समझना होगा कि हम दोनों ही लोग अपनी अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं। भारत अमेरिका नहीं है, अमेरिका में जुडिशियल सुपरमेसी है, अब ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है, मतलब ब्रिटेन में संसद को जो मर्जी सो कर सकता है, और यहां पर आपको अमेरिका में न्यायपालिका के पास अंतिम राइट है कि वो अपने राष्ट्रपति को भी हटा सकती है। लेकिन हमारे देश में ना तो संसद के पास इतना पावर है कि वो जो मन सो करे, और ना ही आपको विधायिका के पास, ये न्यायपालिका के पास इतना पावर है कि जो मन सो करे। न्यायपालिका को भी संसदीय प्रक्रिया से हटाने का प्रावधान हमारे संविधान में लिखा हुआ है। जजेज इंक्वायरी एक्ट 1967 के तहत एक कानून भी बना हुआ है कि जज को भी उनके पद से हटाया जा सकता है। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है और ये हमारे संसद में इसकी प्रक्रिया भी है। तो ये सब कुछ है। तो ऐसे में इस तरह का एक्शन करना या इस तरह से आप ये करना, ये ठीक मैसेज कम से कम आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं है। भविष्य में आज का बोया हुआ फल हम भविष्य में काटते हैं, है ना। तो आज जो एक बन जाएगा निर्णय, यही स्थिति हुई थी ना, सुप्रीम कोर्ट का ही मैटर था। प्रशांत भूषण पीआईएल के वकील उपाय कर दिए थे कि नहीं सुप्रीम कोर्ट का। अरविंद एस बोबड़े साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, लॉकडाउन लगा हुआ था पूरे देश में, और लॉकडाउन के दौरान चीफ जस्टिस साहब नागपुर में एक पार्टी के नेता के बहुत महंगे बाइक पर बैठे हुए थे और उसको चला रहे थे, आप मास्क नहीं लगाए हुए थे, जबकि पूरे देश के लिए गाइडलाइन था कि मास्क लगा के घूमिए। तो आम आदमी यही कुछ करता ना तो आम आदमी का तो उपाय हो जाता। लेकिन प्रशांत भूषण देश के सबसे बड़े वकील ने इस पर कमेंट कर दिया। कमेंट कर दिया तो फिर कोर्ट माना नहीं। कोर्ट ने कहा कि आप बोल कैसे दिए, कौन आपको अधिकार दे दिया बोलने के लिए? सुप्रीम कोर्ट के जज पे आप बोल दिए, माना नहीं कर दिया, आप तो आपको फाइन किया जाएगा, आपको जेल हो जाएगा। लेकिन वो आदमी झुका नहीं, बोला कि आप हमको जो मन सो कर दीजिए। ये देश लोकतांत्रिक है, ये देश डेमोक्रेटिक है, यहाँ पे सब कोई बराबर हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो या रोड पे चलने वाला आदमी हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे विपक्ष का नेता हो, हर आदमी बराबर है। यही इस डेमोक्रेसी का ब्यूटी है। इसलिए यहां पर कोई एब्सोल्यूट नहीं है, किसी को एब्सोल्यूट पावर नहीं है। और हमने कुछ गलत नहीं कहा है। आप नियम बनाने वाले अगर स्वयं ही नियम भंग करेंगे तो ये ठीक मैसेज नहीं जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट को आफत हो गई कि क्या करे इस आदमी के साथ, अब गिरफ्तारी करेंगे तो किरकिरी अपनी ही होगी। तो कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आपको हम फाइन कर देते, आप फाइन दीजिए। बोला फाइन नहीं देंगे, पहले तो लाखों का फाइन हुआ था। उन्होंने कहा कि किस बात का फाइन, हमने कौन सी गलती की है? हमने जो देखा हमने कहा, कौन सा इसमें हमने गलत बोल दिया है? सबको कानून मानना है ना, थोड़ी ना कि आप जज हैं तो आप कानून नहीं मानिएगा। कानून तो सबको मानना है, आप भी मानिए। लेकिन उन्होंने फिर कोर्ट को लगा कि यार ये आदमी बड़ी भारी बेइज्जती करा देगा, कंट्रोल नहीं किया गया। तो अंतिम में कहा गया कि देखिए बात मान लीजिए, पैर पड़ रहे हैं आपके,
बोला क्या बात मान ले? बोला 1 रुपया कम से कम दीजिएगा। 1 रुपया। प्रशांत भूषण ने कहा कि हम तो देंगे 1 रुपया नहीं। तो बोला कि हमारा प्रतिष्ठा दाव पर 1 रुपया कम से कम देना दीजिए हमारे। कहा आप भी जिद कर लिए हैं, 1 रुपया तो होबे ना करेगा, 1 रुपया दीजिए, 1 रुपये का फाइन लगा करके हम आपको छोड़ दे रहे हैं। तो प्रशांत भूषण ने कहा कि इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई? तो यहां देखिए कोर्ट ने क्या कहा कि देखिए आप नहीं समझते हैं, अगर आप नहीं करिएगा ना तो फिर ये परंपरा विकसित हो जाएगा, फिर हर आदमी सुप्रीम कोर्ट पर कुछ ना कुछ बोलने लगेगा, तो ये हम लोग के भविष्य के लिए ठीक नहीं होगा। तो जब सुप्रीम कोर्ट अपने भविष्य की चिंता कर रहा है तो देश के भविष्य की चिंता कौन करेगा? देश की भविष्य का चिंता करना चाहिए ना, कि जब किसी को अरेस्ट कर लिए, जब किसी को जेल कर दिए, तो चलिए आप उसको सजा नहीं दीजिएगा, कम हम इतना ऑर्डर तो दे ही सकते हैं कि भैया आप अरेस्टेड हो, आप जेल में हो, तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे आप नहीं बैठ सकते हो, तब तक के लिए आप कम से कम रिजाइन कर दो, फिर आपको बेल मिल जाएगी, आप बाइज्जत बरी हो जाएंगे, आप जाकर के अपना पद धारण कर लीजिएगा। इतना बोलने में सुप्रीम कोर्ट को क्या दिक्कत था? इतना कहने में तो कोई समस्या नहीं थी। लेकिन आप अपनी परंपरा बचाए रखने के लिए 1 रुपया का जुर्माना लगा करके आपने अपनी परंपरा और मान्यता को बचा लिया, लेकिन देश के एक राज्य की मान्यता और परंपरा और संवैधानिक मान्यता खतरे में थी, तो आपने एक भी बात नहीं बोला। ये भी आपको समझना चाहिए, क्योंकि इसका परिणाम अभी भले नहीं दिख रहा है, आप भविष्य में देखिएगा कि भविष्य में बहुत मुख्यमंत्री होंगे जिन पर बहुत तरह का आरोप लगेगा, वो लोग भी इस्तीफा नहीं देगा, भले जेल चल जाएगा, और तब वो लोग कहेगा कि उस मामले में जब वो नहीं दिए थे तो हम क्या दे। तो ये गलत परंपरा ऐसे ही विकसित होती है। घर में अगर कोई बच्चा गलती किया, आप इग्नोर कर दीजिएगा, वही गलती करते करते वो बड़ा चोर बन जाएगा, है ना। अगर छोटा गलती किया, उसी पर माता पिता डांट फटकार लगा दिए बढ़िया से, तो समझिए कि भविष्य में गलती नहीं करेगा। ये स्थिति वहां पर बनती है। लेकिन चलिए, पिंटू कुमार, हेडिंग हिस्ट्री का क्लास पॉलिटी का, कहां पॉलिटी का क्लास है जी? अच्छा, ये बतवा से लग रहा है कि पॉलिटी का क्लास चल रहा है। क्लास हिस्ट्री का ही है, ठीक है, और क्लास हिस्ट्री का ही है ना। और इसमें हम लोग देख रहे थे कांग्रेस, है ना, ठीक है, कांग्रेस देख रहे थे, और कांग्रेस में हम लोग बात किए थे, हाँ, चौथा अधिवेशन, है ना, कि 1888 में, है ना, जॉर्ज यूले कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ठीक है। चलिए, अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि कांग्रेस का महासचिव कौन था, कांग्रेस का महासचिव एओ ह्यूम थे। कब थे एओ ह्यूम? 1976 तक। 1910 तक। 1885 से लेकर के 1907 तक, ठीक है, 1885 से 1907 तक कांग्रेस के महासचिव 1885 से 1907 तक कांग्रेस के महासचिव कौन थे? एओ ह्यूम थे। ठीक है, इसके बाद कौन बना था? 1907 के बाद जब महासचिव के पद से ये हटे, तो उसके बाद महासचिव कौन बना था?
लिख लेंगे कि इनके पश्चात दिनसा वाचा, दिनसा वाचा, इसके बाद कांग्रेस के महासचिव का पद धारण किए थे। दिनसा वाचा, इसके बाद कांग्रेस के महासचिव का पद धारण किए थे। ये बेसिकली 1907 से लेकर के 1936 तक रहे थे, 36 तक, 1937 36 तक। उसके बाद अध्यक्ष ही सचिव का पद धारण करने लगा था। सात से 36 तक, ठीक है। अब देखिए यहां जो है आप देखेंगे कि जिसे जॉर्ज यूले, तो जॉर्ज यूले को प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष माना जाता है ना, लेकिन इनको प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष भी माना जाता है ना। इट वॉज ऑल्सो अ फर्स्ट यूरोपियन चेयरमैन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो लिख लेंगे वहां पर, जब जॉर्ज यूले वाला फैक्ट आपने लिखा है वहां पे, कि यह कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष भी माने जाते हैं। यह कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष भी माने जाते हैं। ठीक है, तो पहले यूरोपीय अध्यक्ष भी माने जाते हैं। तो पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन माने जाते हैं? जॉर्ज यूले, ठीक है। जॉर्ज यूले माने जाते हैं पहले यूरोपीय अध्यक्ष, ठीक है। आगे आप देखेंगे कि जॉर्ज यूले को माना जाता है पहले यूरोपीय चेयरमैन। इसके बाद आप देखते हैं कि जो 1888 में ये हुआ था, है ना, 1888 में, 1888 में इलाहाबाद के अंदर में हुआ था। तो लिखेंगे इसमें नोट करके 1888 वाला जो लिखा है आपने पॉइंट, उसमें कि इसी में पहली बार कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ था। किसमें? 1888 में। जब 1888 में इलाहाबाद की मीटिंग हुई थी, तो इलाहाबाद की इस मीटिंग में पहली बार कांग्रेस का एक शॉर्टेस्ट संविधान बना था, यानी कि लघु संविधान। कांग्रेस का एक लघु संविधान बना था। हाँ जी, मद्रास में इसको संशोधित किया गया था। यहां पर पहली बार कांग्रेस के संविधान की जो संकल्पना विकसित हुई वो 1888 में इलाहाबाद में विकसित हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट, अब लिखेंगे 1889। 1889, ठीक है। 1889 का जो सेशन हुआ था वो बंबई में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे सर विलियम वेडरबर्न। बंबई में हुआ था और अध्यक्ष कौन थे? सर विलियम वेडरबर्न। (1910) बंबई, और अध्यक्ष थे हाँ जी, है ना, आए, चलिए आइए। 1889 बंबई, सर विलियम वेडरबर्न, ओके। यहां पर क्या हुआ? मताधिकार की आयु सीमा, मताधिकार की आयु सीमा, मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष की गई, ठीक है। 21 वर्ष की गई, है ना। मतलब पहले कोई समय सीमा निश्चित ही नहीं था,
तो इसमें डिमांड हुआ कि वोट कर देने के लिए एक सार्वजनिक वयस्क मताधिकार जो होना चाहिए वो 21 साल कम से कम होना चाहिए। ठीक है, 21 साल की बात यहां पर की गई। नेक्स्ट लिखेंगे आगे, नोट करके ये बात लिखेंगे कि व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी पहले ऐसे व्यक्ति थे व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने, पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस की 2 बार अध्यक्षता की, कांग्रेस की 2 बार अध्यक्षता की। ठीक है, कब कब, एक तो 1885 क्लियर है कि पहले का कहिए कि केबे किए थे, दूसरा का कब किए थे। दूसरा किए थे 1892 में। ठीक है, पहली बार 1885 में, बाकी तो बहुत से लोग 2 बार 3 बार किए, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि पहला आदमी वो कौन था जो उसको दोबारा कांग्रेस का अध्यक्षता करने का मौका मिला था, तो वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। क्या सबसे ज्यादा कलाम, सबसे लंबे समय तक, ठीक है, सबसे लंबे समय तक, सबसे युवा, लेकिन सबसे ज्यादा बार किया वो दादा भाई नौरोजी ने, है ना, 3 टाइम्स। वो कंसिस्टेंसी के साथ किए थे, निरंतरता के साथ सबसे ज्यादा बार मौलाना कलाम। ऐसे नंबरिंग में देखेंगे तो सबसे ज्यादा बार दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट, हाँ हाँ उनको भी किए थे, लेकिन पहले दादा भाई नौरोजी उस टारगेट पूरा कर चुके थे अपना, आई टारगेट और तोड़े नहीं है। नेक्स्ट, हाँ हाँ, लेकिन राजेंद्र प्रसाद का चुनाव नहीं होता था, बहुत बार वो ऐसे ही बन जाते थे, है ना, मध्यस्थता के लिए, बीच बीच में कोई ऐसा हुआ मैटर, हाँ, तो झगड़ा वगड़ा टालने के लिए मैंने उनको बनाया जाता था कि भाई झगड़ा वगड़ा टालना है तो बन जाइए, तो बन जाते थे। तो नेक्स्ट लेंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी, और ये पहला वाला 85 आपको पता है मुंबई में हुआ था, 1892 वाला जिसमें किए थे वो इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, तो ये प्लेस वहां पे लिख लेंगे, इलाहाबाद। ठीक है, चलिए अब आपसे ये पूछा सकता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार यह डिमांड किया गया कि सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन भारत में कराया जाए। छियासी में, 93 में, 1893। लिखिए 1893, नोट करके लिखिएगा। लिखेंगे कि 1893 के लाहौर अधिवेशन में, 1893 के लाहौर अधिवेशन में सिविल सेवा परीक्षा, सिविल सेवा परीक्षा का भारत में आयोजन कराने का मांग किया गया। (1893) लाहौर। ठीक है, सिविल सेवा परीक्षा के आयोजन कराने का मांग किया गया इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत, दिक्कत है नहीं? पूछ देगा कि अध्यक्ष कौन था तब, तो हम ये ना भी पूछे कि हो गया था, आप लोग बोले कि हाँ सर हो गया। पूछना चाहिए कि भाई अध्यक्ष कौन था इस टाइम में। ये तो मान लीजिए सब मैटर वाई है, पूछ देगा कि इस समय जब 1893 के लाहौर अधिवेशन में सिविल सेवा परीक्षा का भारत में आयोजन करने का मांग किया गया तब अध्यक्ष कौन था,
अब हो गया मैटर, है ना। जितना जानते थे वो क्वेश्चन में आ गया, है ना, और जो नहीं जानते थे वो पूछ दिया। ये बहुत बार ऐसा होता है कि जो जानते हैं वो क्वेश्चन में है, हाँ, आज जो नहीं जानते हुए वो उत्तर पूछ रहा है। ये बहुत बार दिक्कत है। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई, हाँ दादा भाई नौरोजी, चलिए, तो यहाँ पे इसको ध्यान रखेंगे। चलिए एक और बात लेंगे, ये सब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखा रहे हैं जहाँ पे, और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन ये आपको बहुत नया रहेगा जो आपने पिछले बार नहीं देखा था, ठीक है, ताकि दोनों मिल करके कंपाइल होकर के बेहतर हो जाए आपका और ज्यादा। आगे क्या लिखे हैं, ये लिख लिए हैं, अब आगे लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे कि 1891 में, 1891, 1891 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में, कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान पारित किया गया, कांग्रेस का संविधान पारित किया गया। ठीक है ना, कांग्रेस का संविधान पारित किया गया। ध्यान रखेंगे कि 1887 में क्या हुआ था, उसको मतलब बना था केवल, ठीक है, अब पारित हुआ 1891 में, हाँ 1888 में, ठीक है, और 1891 में क्या हुआ, ये पारित हुआ। उस समय केवल प्रारूप बना था, यहां पर पारित हो गया, ठीक है। कहां पर जगह क्या था, नागपुर, पारित हुआ, ठीक है। अब है कि इस समय अध्यक्ष कौन था, अब इस समय जब यह पारित हुआ तो अध्यक्ष कौन था, तब अध्यक्ष थे पी आनंद चार्लू, पी आनंद चार्लू, पी आनंद चार्लू जो थे, हाँ पी आनंद चार्लू, ये इस समय अध्यक्ष थे, चार्लू, ठीक है। चलिए, तो यहां पे इसको आपको ध्यान रखना है, ओके। इसके बाद आप देखते हैं जो पीछे भी आपने पढ़ा था कि 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, कहेंगे 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया, पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया, ठीक है। 96 में क्या किया गया, पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया, कहां पर, कोलकाता। अध्यक्ष कौन था, हाँ यहां पर अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी, रहीमतुल्ला सयानी, ठीक है, रहीमतुल्ला सयानी, है ना। तो सामने आपको बताया था कि राष्ट्रगीत बोले तो वंदे मातरम, है ना, वंदे मातरम। तो जैसे आप दो वर्ड में प्रोनाउंस कर रहे हैं वंदे मातरम, वैसे अध्यक्ष में रहमतुल्लाह सयानी, है ना, रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में वंदे मातरम गाया गया कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में। क्लियर है, तो यहां पे इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आइए, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है 1905 बनारस, 1905 का बनारस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, 1905 का कांग्रेस का बनारस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, ठीक है।
अब इसमें महत्वपूर्ण काम क्या क्या हुए थे? तो इसमें स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ था, क्योंकि बंगाल विभाजन हुआ था इसी वर्ष। अब बंगाल विभाजन के बाद स्वराज्य का प्रस्ताव पास हुआ था, तो स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ था इसी वर्ष। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ था। दूसरा लिखेंगे अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन, अनिवार्य, हाँ इसी में पास हुआ था, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, ये पूछा भी गया है, बीपीएससी ने पूछा था एक बार अपने आयोग वाले में कि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव कांग्रेस के अधिवेशन में पास हुआ था। तो 2005 के बनारस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे। ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव पास हुआ, और स्वराज्य का लक्ष्य निर्धारित किया गया। तीसरा लिखेंगे स्वराज्य प्राप्ति का, स्वराज्य प्राप्ति का संकल्प किया गया। ऐसे लिखेंगे, स्वराज्य प्राप्ति का संकल्प किया गया। तो 1905 के बनारस अधिवेशन में क्या क्या हुआ? तो बनारस अधिवेशन में एक तो स्वदेशी आंदोलन है ना, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा और स्वराज्य का लक्ष्य। ठीक है, हाँ, स्वदेशी, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा और स्वराज्य का संकल्प, ये तीन काम मुख्य तौर पे कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में हुआ था, जिसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। हाँ, स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया है ना। हाँ, स्वराज्य का संकल्प यहां पर किया गया कि हम स्वराज्य का संकल्प करेंगे, लेकिन ऑफिशियली इस शब्द का अनाउंसमेंट जो किया गया वो दादा भाई नौरोजी ने किया 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। जब हमने लक्ष्य निर्धारित किया तब हमने अब स्पष्ट किया कि हमको इसको प्राप्त करना है। तो पहले हमने अपना डेस्टिनी तय किया और नेक्स्ट सेशन से हमने डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए रास्ता अख्तियार किया। तो पहली बार स्वराज्य का संकल्प और दूसरे सेशन में 6 में स्वराज्य का शब्द का प्रयोग कर लिया गया। लेकिन इस शब्द को गढ़ा था दयानंद सरस्वती ने, जो सामाजिक सुधार के नेता थे। तो उन्होंने स्वराज्य की बात सबसे पहले की थी कि भाई विदेशी राज्य कितना भी अच्छा क्यों ना हो, स्वराज्य से अच्छा नहीं हो सकता है। स्वराज्य में आपको चाहे कितनी भी दिक्कत हो, कितनी भी समस्या हो, लेकिन आपका अपना राज्य है। अब जैसे आज हम लोग कुछ भी कह ले, कितनी भी सरकार की आलोचना कर ले, कुछ भी कह ले, कौन बुरा कौन भला, कौन कोर्ट भला, कौन नेता भला, कौन बुरा, लेकिन ये सब इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि अपने देश में है, अपना संविधान है, अपना लोकतंत्र है, अपना गणतंत्र है। लेकिन यही अगर ब्रिटेन के गुलाम होते तो बोलने की हिम्मत नहीं होती है ना, आवाज ही नहीं निकलता है ना। आज जिसका निकलता उसको जाना पड़ता फांसी पर। हुआ ना पिछले 200 साल में, तो वही हुए हमारे देश में है ना। तो अभी इस तरह की चीजें, इस तरह की परिस्थितियां नहीं है। लेकिन कुछ लोग अपना फंड ले रहे हैं बाहर से। अब फंड ले लेके सब कह रहा है कि भारत में डिक्टेटरशिप आ गया, भारत में तानाशाही आ गया। अब महत्वपूर्ण बात है कि तानाशाही कहने वाला सब कैसे रहा है, हमको नहीं समझ में आ रहा है। एक आध दो बार ट्रेलर चला देना चाहिए तानाशाही वाला, दिखना चाहिए ना भाई तानाशाही क्या होता है, डिक्टेटरशिप। हो नहीं रहा है तो कह रहे हैं कि हो रहा है, तो एक बार कर दीजिए। तो ये तैयारी कर रहे हैं, 400 पार अगर आ गया तो ये आदमी सबका बदला लेगा, सबका बदला लेगा तेरा फैजल है ना। वो मानेगा नहीं बदला। 400 अगर आ गया तो समझ रहे हैं, किसी 370 भी अगर आ गया ना, वो टारगेट है 300। अगर हाय क्या जी, हाय 400 ज्यादा हो जाएगा। देखिए अब ये तो 4 जून को पता चल ही जाएगा है ना। अभी तो कुछ कह नहीं सकते हम लोग कि कितना आएगा नहीं आएगा। लेकिन यदि मान लीजिए कि अगर इतना आ गया,
जैसे कल हमने मान रहे थे कि मान लीजिए कि मोदी जी अपना चुनाव हार जाए बनारस से, मान लीजिए, मानने में क्या दिक्कत है ना? आए क्या ये कौन है? हाँ वह लड़के खिलाफ में तो कॉमेडियन लोग आजकल क्या दुर्दशा कर रहे हैं अपना देश को देख लीजिए। जेलेंस्की इसके जीता जागता उदाहरण है ना? आप यूक्रेन को देखिए, तो यूक्रेन का राष्ट्रपति था जेलेंस्की, वो अपने देश का कॉमेडियन था, आदमी से उसको बना दिया अपना देश का राष्ट्रपति। तो देख लीजिए क्या हो गया देश का दुर्दशा, है ना? अब हम लोग मान लीजिए कपिल शर्मा को बना दे देश का प्रधानमंत्री, तो मैटर गड़बड़ा देगा कि नहीं गड़बड़ा देगा? मतलब जिसका जो अच्छा है वो अपना वो काम करे, उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि अगर ये आंकड़ा अगर आता है तो सरकार बहुत पावरफुल हो जाएगी। इस पावरफुल का इतना नतीजा होगा ना कि आपको लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से जो मन सो बिल पास करा लेंगे, है ना? आरक्षण खत्म नहीं होगा देश से, है नहीं, बिल्कुल नहीं। मोदी कभी भी आरक्षण खत्म नहीं करेंगे, लिख के ले लीजिए, कभी भी आरक्षण खत्म नहीं करेंगे, लिख के लीजिए। मैं स्टाम्प पेपर पे आपको कह रहा हूं, ये आदमी कभी भी रिजर्वेशन को खत्म करेंगे ही नहीं, ठीक है? अब कोई नहीं करेगी, बाकी दूसरा सारा काम होगा, है ना? लेकिन रिजर्वेशन कोई नहीं खत्म करेगा। इसलिए ये है, क्योंकि रिजर्वेशन ऐसा चीज है ना कि आपको तुरंत बर्बाद कर देगा, है ना? तो इसलिए रिजर्वेशन पर कोई इसको नहीं छुएगा। रिजर्वेशन बढ़ सकता है ना? बढ़ जाएगा। आप देखिए आज तक बढ़ने का ही इतिहास है सब जगह, आज तक रिजर्वेशन केवल बढ़ने का इतिहास है, घटने का इतिहास नहीं बना है ना? है गड़बड़ है, लेकिन इसको कोई ये खत्म नहीं करेगा। गड़बड़ तो जिन बाबा साहब का नाम लिया जाता है कि बाबा साहब अंबेडकर ने ये दिया, बाबा साहब ने ही कहा था कि 10 साल बाद खत्म कर दीजिएगा, है ना? वो बाबा साहब अंबेडकर का ही स्टेटमेंट था कि हम 47 में दे रहे हैं और आप जो है सो आगे मतलब 50 में संविधान लागू हो रहा है, इसके लिए हम 10 साल 15 साल के लिए दे रहे हैं, आप इसके बाद रिव्यू करिएगा और रिव्यू करके इसको खत्म कर दीजिएगा। लेकिन उसके बाद से आने वाली बहुत सारी मेजोरिटी की सरकारें आई, है ना? वो चाहती तो खत्म कर सकती थी, लेकिन किसी सरकार ने खत्म नहीं किया, और ये खत्म होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देश में ऐसे वर्ग हैं जिनका अभी भी विकास नहीं हुआ है ना? एक आध दो चार लोग का विकास होने से सबका विकास नहीं होता है। तो जिनका नहीं हुआ है उनका विकास करने के लिए ये जरूरी है, उनको मिलना चाहिए, उनसे छीना नहीं जाना चाहिए। लेकिन हाँ, अब वही है कि अब सरकार जो लोग देते आ रहा है इसको रेवड़ी की तरफ बांटते जा रहे हैं। आप एक आयोग बनाते, कमीशन बनाते, छांटते कि किसको देना है किसको नहीं देना है। जो जो वहां पर है, जो अभी गरीब है, लाचार है, जिसको अवसर नहीं मिल रहा है उसको दीजिए। आज जो हो गया है, जो आराम से कमा रहा है, खा रहा है, अच्छा सरकारी नौकरी है जिसके घर के अंदर में, उसको क्यों दे रहे हैं? उसको मत दीजिए। तो एक लॉजिकल बना दीजिए, लॉजिकल बनाने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन खत्म करने की स्थिति में अभी भी भारत नहीं है कि आप आरक्षण को खत्म कर दे पूरी तरह से। खत्म तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ, इसके लागू होने के जो तरीके हैं उसको जरूर चेक करके उसको ठीक करके लागू करने का काम करना चाहिए। लेकिन ये काम कोई नहीं करेगा, ये काम करने में थोड़ा सा हिम्मत दिखाना पड़ेगा, और ये काम कोई करेगा नहीं। खैर, तो यहां पर हाँ, अगर काम ही करना है तो पीओके ले लीजिए, काम ही करना है तो पीओके ले लीजिए, है ना? पीओके ले लीजिए, क्योंकि पीओके भाई बहुत बड़ा दर्द है भारतीयों के लिए, है? हाँ, तो मतलब पीओके आप लीजिए, ये भारत का गौरव का विषय है। हमारे संसद भवन में आज भी पीओके का सीट खाली रहता है ना? तो पीओके का सीट खाली रहता है, तो वो आप कवर करके पीओके में हम ले लीजिए। पीओके में हमारे सांसद को लड़ाइए चुनाव, वहां जाकर के चुनाव जीत करके आए और संसद में बैठे। भारत की जो अपनी भौगोलिक सीमा जो कि पूरी नहीं हो पा रही है, उसको आप ठीक तरीके से जहां जहां कैप्चर हो गया है, वो चाहे अक्साई चीन हो, चाहे पीओके हो, तो ये सब जो आपके एरिया जो पकड़े गए हैं, बाहर वालों ने पकड़ रखे हैं, इसको खाली करवाइए। संविधान से छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है ना? आप मजबूत हैं तो बाहर वाला आदमी को जाकर के तो नहीं उपाय करके आइए। मजबूत हुए इसका मतलब नहीं कि अपना भाई के धर के पीट दीजिएगा, है ना? ये बात नहीं हुआ। मजबूत है तो बाहर वालों को देखिए, है ना? प्रोसीड, आगे आइए। तो 1906 में लिखेंगे
कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। 1906 कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में, जहां पहली बार क्या हुआ, जहां पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग कांग्रेस के मंच से किया गया। स्वराज्य शब्द का प्रयोग कांग्रेस के मंच से किया गया। ठीक है, चलिए अब आइए कि आपसे पूछा सकता है कि कांग्रेस का रजत जयंती कहां मनाया गया था। कांग्रेस का रजत जयंती, सिल्वर जुबली मनाते हैं ना, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली, प्लेटिनम जुबली। हाँ, कब मनाया गया थी बता सकते हैं? 5। देखिए फिर अब आप लोग रजतो जयंती नहीं मना पाइएगा अपना, है हिसाबे गड़बड़ा जाएगा। है? नाम नहीं सुने हैं? कितना दिन पर मनाया जाता है? 25 पर। हाँ, 25 पर मनाया जाता है। तो कब मनाया जाएगा? 9 में। लेट से तो यहाँ तो चल जाएगा, उन्हें कहीं मैटर घबराएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं? अब मान लीजिए आपको 20-22 साल 25 साल किसी के साथ निकाल दीजिए, कैलकुलेशन गड़बड़ हो आपका। हाँ? रेड का मतलब 25, गोल्डन का मतलब 50, डायमंड का मतलब 75 और प्लेटिनम का मतलब 100। ठीक है, और इसके आगे भी अगर कोई जाए तो भगवान की कृपा है ना। चलिए, तो है अब तो औसत आयु 69 वर्ष है आदमी का, तो उतना का उम्मीद नहीं कर सकते हैं। चलिए, तो लिखेंगे कि कांग्रेस का रजत जयंती 1909 में लाहौर में मनाया गया था। कांग्रेस का रजत जयंती 1909 में लाहौर में मनाया गया था। उन्नीस सौ नौ लाहौर में मनाया गया था रजत जयंती। ठीक है, तो कांग्रेस का रजत जयंती 1909 में लाहौर में मनाया गया था। अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय, महामना। ठीक है, महामना, हाँ BHU, जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, तो पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, महामना जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट 1911। 1911 ये 1911 का कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1911 कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। अध्यक्ष बिशन नारायण दर। बिशन नारायण दर।
और यहां पर पहली बार गाया गया राष्ट्रगान, यहां पहली बार गाया गया राष्ट्रगान, जन गण मन, पहली बार गाया गया राष्ट्रगान। दर दर, ठीक है, जना गना मना गाया गया था, ठीक है, पहली बार नेशनल एंथम गाया गया, ठीक है। तो यहां भी देखिए 3 वर्ड है और यहां भी देखिए 3 वर्ड है, ठीक है। तो इससे वहां 2 वर्ड था, वंदे मातरम रहमतुल्लाह सयानी, तो यहाँ 3 वर्ड है, जना गना मना, यहाँ बिशन नारायण दत्त, ठीक है। तो ये आपके पास 3 वर्ड से यहाँ पे आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ हाँ, पंडित लिखा रहता है लेकिन बिशन नारायण दत्त याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए आइए 1916 लखनऊ अधिवेशन, 1916 लखनऊ अधिवेशन, 1916 लखनऊ अधिवेशन, ठीक है। अब आपको पता है जी, उस 1907 हम लोग नहीं लिखे थे, लेकिन वो तो क्लियर ही आपको पता है 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, है ना। 1907 में जो है वो सूरत में क्या हुआ था, कांग्रेस बटी थी, है ना। जो अगर लोग नहीं जानते उन्हें वो जरूर लिख लेंगे साइड में कहीं, कि कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में सूरत में ताप्ती नदी के किनारे, है ना। कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में सूरत में ताप्ती नदी के किनारे, ठीक है। लिख लेंगे, जो नहीं जानते होंगे वो नोट करके साइड में कहीं, ठीक है, कि कांग्रेस का विभाजन 1907 में सूरत में ताप्ती नदी के किनारे हुआ था, जिसके अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे, ठीक है। तो ये कब हुआ था, 1907 में। अब विभाजन हुआ था गरम और नरम में, गरम दल और फिर नरम दल, है ना। गरम दल और नरम दल में विभाजन हुआ था, तो ये विभाजन हुआ था 1907 में, ठीक है। और इसमें जो गरम दल वाले थे, यानी कि कांग्रेस में जो गरम दल वाले थे, मुख्य तौर पे वो थे, हाँ, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, है ना, और अरविंद घोष, अरविंद घोष, ये सब लोग गरम दल के नेता थे कांग्रेस में। और भी लोग थे लेकिन ये लोग लीडर लोग थे, जिनको लोग जानता था, माने हंगामा करने में 1 नंबर लोग थे ये लोग। अब हंगामा मतलब ही नहीं कि जुट्ठो हंगामा कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे मतलब सही तरीके से अधिकारों के लिए, कि अगर हम हंगामा नहीं करेंगे तो ये लोग हम लोग को देगा ही नहीं, है ना, मतलब हम लोग को इंडिपेंडेंस ही नहीं देगा, तो इसलिए ये हंगामा करते थे। और ये जब हंगामा करते थे तो लगता था कि कांग्रेस क्रियाशील है, कांग्रेस में कोई एक्टिविटी हो रही है। ये लोग जैसे ही निकला, कांग्रेस का एक्टिविटी बंद हो गया, सब सब क्रियाकलापें बंद कर दिया, सब लोग अपन अपन हाथ पैर धो के सुत गया चुपचाप, है ना। तो ये दिक्कत हुआ। तो ये लोग तब गरम दल के लोग थे, नरम दल में थे तमाम लोग, लेकिन इनके नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। गोखले जो थे वो इनके नेता थे, ठीक है, नरम दल वाले लोगों के लिए। बाकी तो अन्य भी लोग थे। झगड़ा इस बात पर था कि 1885 से कांग्रेस के स्थापना होने के बाद से लेकर के 1906 तक कांग्रेस का अध्यक्ष जो भी बना था वो नरम आदमी ही बना था। तो एक गरम दल वालों को लग रहा था कि जो कांग्रेस थी, इनिशियल कांग्रेस, वो कांग्रेस 3P फॉर्मूला पर काम करती थी, 3P फॉर्मूला। तो 3P का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, 3P फॉर्मूला पर कांग्रेस काम करती थी। प्रारंभिक, हाँ क्या, हाँ देखिए आ रहा है, हाँ, पेशेंस और हाँ, हिंदी में याद है, बोलिए हिंदी में क्या दिक्कत है, बोलिए हिंदी में क्या क्या, भीख याचना और मांग,
कह रहा है पेशेंस, धैर्य, यहां पर धैर्य रखना था जी। हाँ, धैर्य दूसरा मैटर में रहता है, यहां नहीं है। प्रेयर पिटिशन और पार्टी, पार्डनिंग, हाँ पार्डनिंग, हाँ ठीक है। प्रेयर पिटिशन और पार्डनिंग, ठीक है। प्रेयर पिटिशन और पार्डनिंग, प्रार्थना, याचिका और क्षमा, ठीक है। तो ये था 3P फॉर्मूला। तो जो नरम दल वाले लोग थे वो यही काम करते थे, हाथ जोड़ते थे, माफी मांगते थे, है ना, और प्रार्थना करते थे कि भाई हमारा बात मान लीजिए। तो ये गरम दल वाले लोग कहते थे कि ऐसे काम नहीं चलेगा, अधिकार लेना है ना, तो हाथ जोड़ने से नहीं होगा, हाथ जोड़ के देख लिए बहुत दिन से, तो अब आपसे नहीं होगा, अब हमको अध्यक्षता दीजिए। तो 1906 में ही झगड़ा हो गया था। लेकिन नरम दल वाले चाहते नहीं थे कि गरम दल के हाथ में नेतृत्व जाए, इसलिए लोग बनाते नहीं थे। तो 1906 में नरम दल वाला लोग वादा किया गरम दल वालों से कि इस बार मान जाओ, अगला बार अध्यक्षता तुम्ही को दे देंगे। बोले ठीक है चलिए मान जाते हैं। तो उस बार अध्यक्षता दे दिया गया दादा भाई नौरोजी को। 6 में आपने पढ़ा है दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी ऐसे व्यक्ति थे कि उस समय के राजनीति के अजात शत्रु थे, कोई उनका विरोधी नहीं था, सब उनको ठीक ठाक मानते थे कि अटल जी, है ना, अटल जी को आज भी आप देखिएगा जितना सत्ता पक्ष सम्मान करता है, विपक्ष भी सम्मान करता है, अटल जी को मानता है कि ठीक आदमी थे, है ना, वो मतलब रेस्पेक्ट करते थे ऑपोजिशन का, और इसलिए ऑपोजिशन भी उनका रेस्पेक्ट करता था। तो कोई ज्यादा उनके मतलब विचारों के विरोधी मिलेंगे, लेकिन उनके व्यक्तिगत स्तर पे अटल जी का विरोधी आपको नहीं मिलेगा, कोई जो अटल जी को बहुत ज्यादा बुरा भला बोले, ऐसे लोग नहीं मिलेंगे। तो ऐसे थे उस समय दादा भाई नौरोजी। तो नौरोजी को जब हुआ तो गरम दल वाले भी स्वीकार कर लिए, चलो ठीक है भाई बन जाने दो, इनसे कोई दिक्कत नहीं है, तो बन गए। तो 1906 में झगड़ा शांत हो गया। लेकिन फिर 1907 में सेम क्वेश्चन राइज आउट हो गया कि अब कौन। दादा तो लाला लाजपत राय बेचारे तैयार थे, अपना रेडी थे, गरम दल वाले सब अपना उनको दुल्हा उन्हीं को बनाया था कि आप ही नहा धो के रेडी हो जाइए, हाँ आप पद आएगा तो हम लोग आप ही को देंगे। अब वादा भी हुआ था, 6 में वादा हुआ था कि गरम दल के लोगों को कांग्रेस की अध्यक्षता दी जाएगी। लाला लाजपत राय अपना कोट वोट सिलवा लिए बेचारे। अब जब जब बनने का मौका आया तो ये लोग बना दिया रास बिहारी बोस को। अब यही धोखा था, है ना। तो जब धोखा होता है तो भाई दिल तो टूट ही नहीं जाता है आदमी का, है कि नहीं, टूट जाता है। कह रहा बहुत काजी टूटा है काजी, हाँ? देखिए टूट रहा है तो उसे घबराना नहीं है ना, टूटता उन्हीं का जिनका मजबूत होता है ना, हाँ? इस फेरा में नहीं रहते हैं। चलिए आगे आगे आइए। देखिए बिल्कुल इन्होंने कहा कि फेरा में नहीं रहते, बिल्कुल सब फेरा में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब जीवन एक ही मिला हुआ है ना, हाँ नौकरी। लेकिन अब दिक्कत है कि आजकल नौकरी होने में एक्सपायरी आ जाता है, समझ रहे हैं समय अच्छा खासा निकल जाता है लोगों का, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। माने ये बहुत बड़ी विडंबना है कि एक टाइम पे जहां व्यक्ति पर कैरियर बनाने का प्रेशर होता है, वहीं पर एक और भी प्रेशर रहता है ना। और यही स्टूडेंट लाइफ में यही बड़ा चैलेंजिंग होता है कि आप प्रेशर को किस तरह से हैंडल करते हैं, है ना, किस तरह से आप, अगर आप प्रेशर हैंडल करना जानते हैं, चीजों का समायोजन करना अगर आप जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक से समायोजन कीजिए, आगे बढ़िए लाइफ में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर समायोजन करना नहीं जानते हैं तब तो दिक्कत होगा, है ना। हाँ? नौकरी से पहले नहीं फंसना चाहिए, नहीं फंसे तो ज्यादा अच्छा है ना, फंस गए तो दिक्कत होगा। हाँ क्या जी देखिए फंसने का मतलब होता है कि आप कुछ गलत डिसीजन ले लिए लाइफ के अंदर, है ना। फंसते वही है जो गलत डिसीजन ले लेते हैं। अगर ठीक, देखिए ठीक डिसीजन है, अगर आपके साथ कोई सही आदमी है, बढ़िया आदमी है, समझदार आदमी है, आपको पढ़ने लिखने में आपको मदद कर रहा है, आपको अप्रोच कर रहा है, बढ़िया से आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, तो क्या दिक्कत है। हर चीज को आप निगेटिव नहीं ले सकते ना कि हाँ सब निगेटिव ही है, हाँ, लेकिन कोई ऐसा आदमी को पढ़ने ही नहीं देता है,
आप जब पढ़ तक फोन हमारा से बतियाओ ना, मन कर रहा है। अरे बाप रे बाप। अब ऐसा आदमी अगर हो तो समझिए को करियर बर्बाद कर देगा, वो नहीं छोड़ेगा फिर। ऐसा आदमी हो ना कि आप फोन उठाए, आपने कहा कि क्या कर रहे हो, उन्हें पढ़ रहा हूं, कहे कि ठीक है पढ़ाई करो, फोन रख दे, वो आदमी बेहतरीन आदमी है ना। फिर वो इंतजार करे कि आप पढ़ लिख करके कब उठते हैं, अब फिर आपसे बात करने का इंतजार करे, वो आदमी ठीक है। अब कोई आप पढ़ रहे हैं, आप टेस्ट लगा रहे हो, करे कि अरे हमारा मैसेज नहीं देखा तुम, अरे पहले कोची मैसेज देखे, या तो जीवन का मैसेज खराब भइल है ना। जीवन पहले ठीक हो जाए तो तुमरा भी देख लेंगे, क्या दिक्कत है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आदमी ठीक हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। कहीं भी कोई भी आदमी अगर आपके लाइफ में ठीक ठाक आदमी है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आदमी ही गड़बड़ मिल गया तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने आप को दूर कर ले, अलग कर ले, तो वो ज्यादा अच्छा है, ताकि लाइफ में भटकाव ज्यादा न रहे। भटकाव अगर कहीं भी हो रहा है तो भटकाव से बचना जरूरी है। यहां पर आए 4 दिन में, 4 दिन में कैसे मिलेगा? अरे महाराज, अरे अरे महाराज, अरे महाराज, आप क्लासे में ढूंढने आए थे काजी है? तो ये तो अजीब बात हुई है ना। चलिए ये ये चलिए ये अलग बात है ना कि भाई, लेकिन अगर कुछ मैटर होना होता है ना तो एको दिन में हो जाता है जी, है ना। अब मान लीजिए कोई आपको दिख गया, आपको बढ़िया लगा, आपको अच्छा लगा और आप में कॉन्फिडेंस है, आपने बोल दिया। सामने वाला आदमी अगर ठीक ठाक है, पहले से फ्री है, खाली है कि नहीं, ऐसा नहीं कि इंगेज है, फिर उसको लगेगा कि आदमी ठीक ठाक है, एक्सेप्ट कर सकता है। लगेगा कि नहीं भाई हम ऑलरेडी ये है, हमको इस समय इंटरेस्ट नहीं है, कुछ भी रिजेक्ट कर देगा, है ना। मतलब तो देखिए, आलोचना करना बहुत अच्छा, मतलब आसान काम है कि अरे ये आदमी तो ये कर दिया, लेकिन आप समझ रहे हैं कितना आदमी को तो खाली कह दीजिएगा कि तनी बगल में जाकर बैठ जाओ ना तो उसका हालत खराब हो जाएगा। खाली कह दीजिए, इतना कॉन्फिडेंस में नहीं होता है कि काम करो, तुम जाकर खाली बगल में बैठ जाओ, वो डर जाएगा। बाकी बाहर में खूब मारपीट कर लेगा, लेकिन कहे कि अच्छा ठीक है तुम जाए खाली बैठो, कुछ करना नहीं, खाली बैठना है चुपचाप, ना बतिया लो, तो डर जाएगा, हालत खराब हो जाएगा उसका, है ना। ये भी काम कॉन्फिडेंस का होता है कि अपने पास कॉन्फिडेंस है कि नहीं। सब लोग थोड़ी कर सकता है जी, कॉन्फिडेंस का है। हाँ, लेकिन अब वह बात है कि कॉन्फिडेंस जो है वो अनुशासनहीनता में नहीं बदलना चाहिए, है ना। आए? मैं तो चाहता हूं कि मैं कूट कूट के कॉन्फिडेंस डाल दूं लड़कों में, कोई दिक्कत ना हो, है कि नहीं जी, है ना। कॉन्फिडेंस का कमी किसी में नहीं होना चाहिए, है ना, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, है कि नहीं। कौन सी पर्सनैलिटी होता है? नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं। अरे देखिए कि अरे किस चीज का पर्सनैलिटी? अच्छा, ऐसा कौन सा चीज है कि हम आके बांटते हैं, लड़कों को दे देते हैं लड़कियों को नहीं देते, बताइए। ऐसा कुछ है जी? कुछ नहीं है। हाँ हाँ, नहीं ऐसा कहाँ होता है, नहीं नहीं। हम तो हमेशा आपको बोल हाँ? देखिए देखिए, हम हमेशा आपको कहते हैं, ये तो आप लोग सुनते हैं भाई कि भाई यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, है कि नहीं, है। लेकिन अब बावजूद अगर आप लोग कह रहे हैं कि नहीं, अब देखिए ये तो अपना अपना मूल्यांकन का तरीका है, ठीक है, कि आप कैसे ये मूल्यांकन करते हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस सबके अंदर होना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे वो लड़की हो। लेकिन हाँ, बस इस बात का जरूर ध्यान रहे कि कॉन्फिडेंस कभी भी आपको दूसरे को असहज ना कर दे। आपका विश्वास जो खुद को लेकर के है, वो दूसरे में अविश्वास उत्पन्न न कर दे, इस बात का ध्यान रखें। मतलब आपके कॉन्फिडेंस के वजह से दूसरे का मान सम्मान प्रतिष्ठा को हानि नहीं पहुंचना चाहिए। इस बात का ध्यान रख करके अगर आप कोई भी काम करते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आपको लग गया कि किसी के आपके वजह से किसी के सम्मान को चोट पहुंचा है, तो अच्छा आदमी वही है जो अपनी गलती को स्वीकार करे, जा करके सॉरी बोले, माफी मांगे, और जीवन में इस बात को निश्चित करे कि इस तरह की गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा।
ये एक सही व्यक्ति का होता है कि गलती तो हो सकता है किसी से हो जाए कभी कभी, लेकिन वो गलती को अगर स्वीकार कर लेता है और ये निश्चित करता है कि मैं भविष्य में फिर इस गलती को नहीं दोहराऊंगा, तो आप समझिए कि वो एक बेहतर व्यक्तित्व है और उससे कहीं कोई दिक्कत या समस्या नहीं है। हम लोग के समाज में का सबसे बड़ा समस्या ही है कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। हम अपनी बात अपने माता पिता से भी नहीं कह पाते हैं, इसलिए तो दिक्कत होता है। अपने मन का आशा अपने अंदर ही मार देते हैं, माँ से नहीं कह पाते, पिता से नहीं कह पाते, भाई से नहीं कहते, बहन से नहीं कह पाते। जब हम अपनी इच्छा को अपने माता पिता और भाई बंधु से नहीं कह पाएंगे तो बाहर वालों से क्या कहेंगे? तो ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, सामाजिक सांस्कृतिक परंपराएं कदापि ये नहीं कहती हैं कि आप अपना बात मत कहिए। कहने का लहजा आना चाहिए, तरीका आएगा तो कहने में क्या दिक्कत है? तरीका आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने पिताजी के सामने अपना बात कैसे रखना है, अपने माँ के सामने कैसे रखना है, अपने बड़े भाई के सामने कैसे रखना है, अपने छोटे भाई के सामने कैसे रखना है। ये तरीका आपको मालूम होना चाहिए, नहीं तो डेमोक्रेसी हमारे यहाँ बहुत सदियों पुरानी है। आपको अपने पिता से अपना बात कहने में कोई असहजता नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ, पिताजी से बात करने का तरीका, शब्दों में नरमी और लहजा आपका जो है वो ठीक हो, तो पिताजी से भी सारी बात की जा सकती है, माँ से भी सारी बात की जा सकती है, घर के अन्य सदस्यों से भी की जा सकती है। लेकिन दिक्कत ये कि वो कॉन्फिडेंस जनरेट हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि परिवार में भी वो नहीं कराया जाता है, इसलिए। लेकिन हाँ, जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, तो बड़ा होने के बाद लोग करता ही है, बातचीत होनी शुरू हो जाती है और लोग अपने मन का बात जो है सो पक्ष का बात रखते हैं। यहां पर ये सारी चीजें हो रही थी। क्या हो गया जी? हाँ हाँ जी, किसके पापा? अरे देखिए देखिए, अब अगर 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 कोई पिताजी ऐसा बात बोल रहे हैं या इस तरह की बात किसी पिता पुत्र में हो रही है, तो आप उनको बहुत एलीट मान सकते हैं, बहुत एलीट मान सकते हैं। एलीट मतलब कि क्योंकि अभी हमारे समाज में अभी उस स्थिति में हम लोग नहीं है कि पिताजी इस तरह से बात कर ले, है ना, ये है ही नहीं। ठीक है, ये नहीं है, है ना, ये सी नहीं। हाँ, माँ भले थोड़ा बहुत बात कर ले, पिताजी से तो हिम्मत ही नहीं है कि बात कर ले, या पिताजी हमारे साथ इस तरह की कभी कोई बात कर ले, है ना, ये हो ही नहीं सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ, भारत के अलग अलग स्टेट में अगर आप जाएंगे तो जैसे जैसे डेवलपमेंट्स हुए हैं, जैसे जैसे एजुकेशन का स्तर बढ़ा है, जैसे जैसे सोच का स्तर बढ़ा है, वैसे वैसे लोग फैमिलियर हो रहे हैं, है ना। तो वो बहुत एलीट में, हमारे सोसाइटी में भी नहीं, है ना, वो बहुत एलीट में ऐसा चल रहा है या ऐसी चीजें हो रही हैं। हाँ हाँ, तो वो मतलब एलीट क्लास में है, यहां नहीं। देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा वही आपको कहता हूं कि कोई भी शब्द का चयन ही आपके लिए भारी पड़ सकता है और आपके लिए वो अच्छा हो सकता है। तो बोलते वक्त, शब्दों के चयन करते वक्त गंभीर रहें कि आप शब्द क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। कोई शब्द का मतलब ही इतना खराब निकलता है कि आप उसका यूज नहीं कर सकते हैं, कोई शब्द इतना सार्थक होता है कि आप उसका यूज कर सकते हैं। तो शब्द का भी चयन आपको जो है वो ठीक ठाक करना चाहिए, ताकि किसी तरह से कोई गड़बड़ी जो है सो शब्द में ना हो और भाव में ना हो, है ना। क्योंकि शब्द अगर गड़बड़ चयन हो गया तो आप जानते हैं उसका अर्थ का अनर्थ निकल जाएगा। इसलिए बोलते वक्त शब्दों का चयन ठीक से करें। ये वो उससे क्या होगी कि वो आपका भी अपना सम्मान दिखेगा और साथ में जिस समाज में आप अपनी बातों को रख रहे होंगे वहां पर भी उसका सम्मान दिखेगा। तो कुछ भी बोलने करने में आपको अगर शब्द और सामाजिक मर्यादा नैतिकता का ध्यान रख के अगर आप कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इन सब चीज को भूल भुला करके कर रहे हैं तो हर जगह पे दिक्कत हो, चाहे वो कोई भी कार्य है ना। यहां पर ये सारी चीजें हो रही थी, लाला लाजपत राय अपना तैयार थे लेकिन धोखा हो गया इनके साथ। अब धोखा हो गया तो हार्ट ब्रेक हुआ, मैटर टूट गया, है ना। कांग्रेस जो है वो विभाजित हो गई। अब कांग्रेस जब विभाजित हो गई तो एगो बन गया गरम दल, एगो है नरम दल। तो नरम दल के ही नेता थे गोखले और गरम दल के नेता थे ये सभी लोग। और यही 1916 में जब लखनऊ अधिवेशन हुआ तो कांग्रेस का पुनः विलय हो गया। यही आप लिख रहे थे, तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन में लिखेंगे, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का
ठीक है। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के गरम दल और नरम दल का विलय हो गया, मतलब कि एक हो गया। और यहां अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार, और यहां अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, तो ये अध्यक्ष थे, और यहां पर क्या हुआ, तो ये गरम दल और नरम दल एक हो गए। ठीक है, और इसी अधिवेशन में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग, इसी अधिवेशन में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता हुआ। हाँ, 16 में ही। ठीक है, हाँ, ओके। तो यहां पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो गया। ठीक है, आगे लिखेंगे 1918 का 1918 का कांग्रेस का दिल्ली अधिवेशन। लिखिए ना, 18 लिखिए ना, बात करेंगे नहीं बेसेंट का, है ना, वो महिला लोग का मैटर है। महिला लोग को बराबर का सम्मान और अलग से बात। ठीक है, हाँ, तो वो अलग से बात करेंगे। हाँ, 1918। ठीक है, 1918 दिल्ली कांग्रेस का दिल्ली अधिवेशन। ठीक है, चलिए यहां पर जो है 1918 के इस अधिवेशन में आत्मनिर्णय का सिद्धांत पास हुआ था। लेंगे, कांग्रेस के इस अधिवेशन में आत्मनिर्णय का सिद्धांत या आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग को आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग को आत्मनिर्णय के मांग के अधिकार को स्वीकार किया गया था, मांग किया गया था, और स्वीकार भी यहां पे कर लिया गया था। ठीक है, मांग किया गया था। ठीक है, और से स्वीकार भी कर लिया गया। ठीक है, आत्मनिर्णय का अधिकार, है ना। 1918 अध्यक्ष थे पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, दिल्ली में हुआ था, और अध्यक्ष थे महामना पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय। आगे लिखेंगे 1919, लिखेंगे कि कांग्रेस के 1919 के अधिवेशन में कांग्रेस के 1919 के अधिवेशन में, यह अधिवेशन अमृतसर में हुआ था। कांग्रेस के 1919 के अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि कांग्रेस के 1919 के अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि यह प्रस्ताव पारित किया गया कि भारत यह प्रस्ताव पारित किया गया कि भारत संपूर्ण उत्तरदायी शासन हेतु भारत संपूर्ण उत्तरदायी शासन हेतु सक्षम है। ठीक है,
भारत संपूर्ण उत्तरदायी शासन हेतु सक्षम है। तो ये प्रस्ताव कब पास किया गया? 1919 में। कहा? अमृतसर में। अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। ठीक है, चलिए ओके। अब आइए, है सेल्फ डिसीजन, है ना। सेल्फ डिसीजन का मतलब हुआ कि हम अपने लिए स्वयं निर्णय लेंगे, है ना। हमारे लिए कोई दूसरा निर्णय नहीं लेगा, है ना। मतलब एक प्रकार से स्वतंत्रता की ही मांग थी कि हमें ये अधिकार मिलना चाहिए कि हम अपने लिए स्वयं निर्णय लेंगे। अंग्रेजी हुकूमत द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय हमारे ऊपर बाध्यकारी नहीं हो, है ना। तो ये आत्मनिर्णय की बात वहां पर हुई थी। आगे आइए 1920। लेंगे कि 1920 में कांग्रेस के 2 अधिवेशन हुए थे। 1920 में कांग्रेस के 2 अधिवेशन हुए थे। तो सामान्य तौर पे कांग्रेस जब से स्थापित हुई थी तब से कांग्रेस का 1920 के दिसंबर महीना में सेशन होता था, है ना। लेकिन ये पहला ऐसा वर्ष था, ये ध्यान रखेंगे, जहां पर 2 सेशन बुलाए गए थे एक ही वर्ष में, है ना। है बात करते हैं ना, रीजन बता के ही आगे बढ़ेंगे। नोट करके लिख लेंगे कि यह पहला ऐसा वर्ष था, यह पहला ऐसा वर्ष था जहां पर, यह पहला ऐसा वर्ष था जहां पर 2 बार अधिवेशन बुलाया गया। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, तो यहां पर चूंकि बुलाया गया 2 बार, तो एक बुलाया गया विशेष, है ना। तो विशेष बुलाया गया कलकत्ता में, एक बुलाया गया वार्षिक एनुअल, ये बुलाया गया नागपुर में। विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। अब वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे, एनुअल जो सेशन था इसके अध्यक्ष थे वी राघवाचारी। ठीक है, वी राघवाचारी। विशेष वाला हुआ था सितंबर महीना में, ये हुआ था दिसंबर महीना में। कारण क्या था कि ये 2 बुलाया गया? कारण था असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव। ठीक है, कारण था कि असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पास करा लिया जाए। 1 अगस्त 1920 को असहयोग शुरू तो हो गया था, लेकिन कांग्रेस के मंच से इसे पारित नहीं कराया जा सका था। तो कांग्रेस के मंच से इसे पारित करा लेने के लिए यह सेशन यहां पर बुलाया गया था कि कांग्रेस के मंच से इसको पारित करा ले। तो 1920 में पहले बुलाया गया सितंबर में कि कांग्रेस इसको पास कर दे। तो कांग्रेस इसको पास कर दे, इसके लिए चूंकि इसको बुलाया गया था, तो कांग्रेस इसको पास कर दे, इसके लिए इसको बुलाया गया था। तो आप देखेंगे कि ये बुलाया तो गया, लेकिन कांग्रेस में ये पास ही नहीं हो पाया, है ना। कांग्रेस का उस जो विशेष अधिवेशन था उसमें असहयोग का प्रस्ताव पास नहीं हो पाया था। तो फिर असहयोग का प्रस्ताव पूरा पास हुआ 1920 के वार्षिक अधिवेशन में बी राघवाचारी की अध्यक्षता में। क्लियर है। तो बुलाया गया था विशेष अधिवेशन असहयोग के प्रस्ताव को पास कराने के लिए, लेकिन असहयोग का प्रस्ताव पास नहीं हो पाया था। ठीक है, असहयोग का प्रस्ताव पास हुआ, वो
आगे जाकर के कहां पे, तो वार्षिक अधिवेशन नागपुर में, बी राघवाचार्य अध्यक्ष थे दिसंबर महीने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे इसको आपको ध्यान रखना है। आगे लिखेंगे 1921 कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन। ठीक है, 1921 अहमदाबाद अधिवेशन। अब देखिए, इस 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में चितरंजन दास को अध्यक्ष चुना गया था। देखेंगे कि इसमें चितरंजन दास को अध्यक्ष चुना गया था। इसमें चितरंजन दास को अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन इन्हें जेल हो जाने के कारण, हकीम अजमल खां, जेल हो जाने के कारण हकीम अजमल खां ने अध्यक्षता की। हकीम अजमल खां ने अध्यक्षता की। इसी अधिवेशन में पहली बार, इसी अधिवेशन में पहली बार, अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इसी अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। ठीक है, जिसे लाला हंसराज ने तैयार किया था। जिसे लाला हंसराज ने तैयार किया था। ठीक है, जिसे लाला हंसराज ने तैयार किया था। क्लियर है? चलिए, हाँ हाँ, उसको ड्राफ्ट किया था कि कैसा होगा नहीं होगा। जैसे अभी आप ध्वज देखते हैं ना, कोई भी आप ड्राफ्ट कर बनाते हैं तो कोई तो बनाने वाला होता है। तो वहां पर झंडा जो फहराया गया, उस झंडा को आकार देने वाले थे लाला हंसराज। ठीक है, हाँ? वो तो आजादी के समय की बात है, इस समय का नहीं। स्पेशल सेशन। चलिए नेक्स्ट आइए, 1924 बेलगांव अधिवेशन। 1924 का कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन गांधी की अध्यक्षता में हुआ था। बेलगांव अधिवेशन गांधी के अध्यक्षता में हुआ था। गांधी के अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, बेलगांव अधिवेशन गांधी के अध्यक्षता में हुआ था। नोट कर लेंगे कि कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी ने की। एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जिसकी गांधी ने अध्यक्षता की। ठीक है, एकमात्र सेशन था जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? गांधी ने की थी। ठीक है, गांधी ने उससे पहले ना कोई कई ना कभी फिर बाद में किया। ठीक है, आगे लिखेंगे 1927 का कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन। 1927 का कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन
जिसमें साइमन कमीशन के विरोध का निर्णय लिया गया था। जिसमें साइमन कमीशन के विरोध का निर्णय लिया गया था। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर एस ए अंसारी। डॉक्टर एस ए अंसारी। डॉक्टर एस ए अंसारी। तो एस ए अंसारी जो थे वो क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एस ए अंसारी, डॉक्टर एस ए अंसारी। ठीक है, तो एस ए अंसारी जो थे वो इसके अध्यक्ष थे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखेंगे। 1929 कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। 1929 कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पंडित नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। पंडित नेहरू की, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, और यहीं पर पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास हुआ था, कंप्लीट सेल्फ रूल। और यहीं पर पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास हुआ था। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास हुआ था। ठीक है, तो ये लाहौर अधिवेशन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव यहां पर पास हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे कि 1930 कांग्रेस के इतिहास का पहला ऐसा वर्ष था जिस वर्ष कोई अधिवेशन नहीं बुलाया गया था। 1930 कांग्रेस के इतिहास का पहला ऐसा वर्ष था जिस वर्ष कोई अधिवेशन नहीं बुलाया गया था। ठीक है, क्या जी समस्या है? कोई तबीयत ठीक नहीं है? परेशान लग रहा तो उधर पीछे चले जाओ ना, वहां से आ रहा होगा। अभी आजकल बना है ना तो थोड़ा तो पीछे बैठ जाइए, वो सामने से आ रहा होगा तो परेशानी हो रहा होगा। चलिए, तो अब एकदम केयर टेकर बन गया जी। चलिए आइए, क्या लिखे हैं? पहला ऐसा वर्ष था जब कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं बुलाया गया। ठीक है, इस वर्ष कोई अधिवेशन नहीं था। पूर्ण स्वराज्य का हमने घोषणा कर दिया था, नेहरू जी ने स्वतंत्रता दिवस मना दिया। तो हम सोच रहे थे कि हम प्रेशर करेंगे, अब प्रेशर करके ही ये करेंगे और कोई सेशन इस बार नहीं करेंगे। तो एक प्रकार से दबाव का गेम था, प्रेशर करने की कोशिश की थी लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर बना नहीं पाए। तो फिर 1931 में कराची का अधिवेशन हमने बुला लिया। आगे लिखेंगे 1931 का कांग्रेस का कराची अधिवेशन। 1931 का कांग्रेस का कराची अधिवेशन जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और यहीं पर मूल अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया। मूल अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया। मूल अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया।
ठीक है, मूल अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया। ओके, अभी इसमें और भी कुछ सेशंस हैं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे उसको। कल हम लोग, मैं कहूंगा अभी मैनेजमेंट को 3 घंटे ये क्लास रखें कंटिन्यू हिस्ट्री की, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री कल खत्म हो जाएगा। ठीक है, जितने बजे हुआ है उसको, है ना। कल क्या है? हाँ तो कल सुबह में बुला लेते फिर आपको, है ना। हाँ, 7 बजे। कल कितने बजे से, क्या है टाइमिंग, क्या है रैली वैली की? अच्छा, वो हम लोग टाइमिंग देख लेंगे, उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही ऐसा, ताकि आपको जाने में असुविधा ना हो। आ तो जाएंगे ही, जाने में असुविधा ना हो, ठीक है। नहीं नहीं, शाम में तो दिक्कत हो जाएगा, जाम वाम रहेगा चारों तरफ। हाँ, या तो 12 से पहले या उसके आसपास, है ना।